नहीं हुए थे। गांधी जी उसके बाद 21 साल के बाद पैदा हुए। 1869 को 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी पैदा हुए। क्योंकि ये इतिहास जो मैं आपको बता रहा हूँ अभ्यासक्रम के किसी किताब में पढ़ाया नहीं जाता। ज्योतिराव फुले का ये मानना था, ज्योतिराव फुले का ये सिद्धांत था, वो बहुत मौलिक सिद्धांत था। जब 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, ये भी हमारे लोगों को पता नहीं है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की। इसमें 2 प्रकार के ब्राह्मण थे, बंगाली ब्राह्मण थे और महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे। क्योंकि जब अंग्रेज सबसे पहले जब आए तो बंगाल में आए, तो पहली राजधानी जो थी कलकत्ता थी, दिल्ली नहीं थी। पलासी की जो लड़ाई मुर्शिदाबाद में अंग्रेज़ों ने जीती, वहाँ से अंग्रेजी राज शुरू होता है। तो पलासी मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद बंगाल में। तो ये बात हमें ठीक से समझाई नहीं जाती है, पढ़ाई नहीं जाती है। तो अंग्रेज़ों ने, ये भी हैरान करने वाली बात है कि अंग्रेज़ों ने भारत में 3 विश्वविद्यालय खोले। पहले कलकत्ता का, फिर बाद में मद्रास, बॉम्बे का, फिर मद्रास का विश्वविद्यालय खोले। तो ब्राह्मणों ने ये सोचा, भाई इन लोगों को तो हमने पढ़ने लिखने के अधिकार पर पाबंदी लगाई, और अंग्रेज बड़े अजीब लोग हैं, हम तो इनको प्राइमरी पढ़ाई नहीं करवाना चाहते। अंग्रेज इस देश में विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, विश्व का ज्ञान यहाँ के लोगों को होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने विश्वविद्यालय खोले। तो ब्राह्मणों को लगा जब विश्वविद्यालय का, विश्व का ज्ञान ये लोग पढ़ लेंगे तो फिर हमारी मानने वाले नहीं है, मानने की तो बहुत दूर की बात है, हमारी सुनने वाले भी नहीं। इसलिए उन्होंने इसके विरोध में सारे देश भर में आंदोलन शुरू किया, ये कहकर हमारे लोगों को बरगलाया कि अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम बनाया। मैं ये बात आप लोगों को खास तौर पर समझाना चाहता हूं, और मुझे नहीं लगता इसके पहले ये बात आपको किसी ने समझाई होगी। जब कांग्रेस ने ये प्रोपेगेंडा शुरू किया कि अंग्रेजों ने हम लोगों को गुलाम बनाया, तो ज्योतिराव फुले के पास आदमी भेजा कि इस आंदोलन में आप शरीक हो जाओ, शामिल हो जाओ। तो उन्होंने चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर जो ब्राह्मण थे जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, उनको कहा, आप मुझे कह रहे हैं कि इस आंदोलन में शरीक हो जाओ, शामिल हो जाओ, मगर आप लोगों का ये सिद्धांत ही गलत है, तो मैं कैसे शामिल हूँ? कौन सा सिद्धांत? कि आप लोग कहते हो कि अंग्रेजों ने गुलाम बनाया। जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो हम शूद्र और अति शूद्र लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस के लोग, जिसको आज कहा जाता है, ब्राह्मण धर्म शास्त्र के अनुसार शूद्र, अति शूद्र कहा जाता है। जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे हम लोग तब भी गुलाम थे। जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे हम लोग तब भी गुलाम थे, तब हम लोग ब्राह्मणों के गुलाम थे।
अब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया। हम पहले से गुलाम थे। अंग्रेजों ने ब्राह्मणों को गुलाम बनाया, ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम हो गए, हम ब्राह्मणों के गुलाम। ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलाम, हम ब्राह्मणों के गुलाम, हम गुलामों के गुलाम। सिंगल गुलाम नहीं, डबल गुलाम। तो ज्योतिराव फुले ने सोचा कि यदि मैं ब्राह्मणों का जो संगठन है 1885 का कांग्रेस का, उसके आजादी में शामिल हो जाता हूं तो ब्राह्मण अंग्रेजों के गुलामी से आजाद हो जाएगा। जब ब्राह्मण आजाद हो जाएगा तो क्या वो मेरे शूद्र अति शूद्र भाइयों को आजाद कर देगा? उन्होंने सोचा कि जिन लोगों ने हमें इस देश में गुलाम बनाकर रखा वो लोग हम लोगों को आजाद कर देंगे, इस पर यकीन करने लायक कोई बात है ही नहीं। इसलिए ज्योतिराव फुले ने इस आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया और कहा कि नहीं, हम अपने आजादी का आंदोलन चलाएंगे। तो उन्होंने गुलामगिरी नाम का किताब लिखा है। आप में से कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा। मराठी में लिखा हुआ है, वो हिंदी में ट्रांसलेट होके अवेलेबल है, जो पढ़ना चाहते पढ़ सकते हैं। गुलामगिरी में उन्होंने लिखा कि जब तक अंग्रेज है तब तक अवसर है, और जब तक अवसर है तब तक शूद्रों और अतिशूद्रों ने, शूद्र यानी पिछड़ा वर्ग, अतिशूद्र यानी SC ST NT, ये लोगों ने जल्दी से जल्दी जागृत होना चाहिए और ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा अंग्रेजों के गुलामी से आज़ादी हासिल करनी चाहिए, ब्राह्मणों के गुलामी से आज़ादी हासिल करनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने हमारे आज़ादी का आंदोलन शुरू किया। ये इतिहास भारत के अभ्यासक्रम में पढ़ाया नहीं जाता। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो ब्राह्मण का लिखा हुआ इतिहास पढ़ते हैं। इसलिए मैं अपने लोगों को कहता हूं कि हमारे लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लिखे पढ़े लोग। पढ़े लिखे नहीं, ये लिखे पढ़े लोग हैं। ब्राह्मण ने लिखा और हमने पढ़ा। ब्राह्मण ने लिखा और हमने पढ़ा, तो हम पढ़े लिखे नहीं है, लिखे पढ़े लोग हैं। और जो ब्राह्मण ने लिखा हमने पढ़ा और हमारे दिमाग पर वही छाप पड़ गई और हमने वही मान लिया जो ब्राह्मणों ने हमको कहा। तो इसलिए हमें अपने आजादी के बारे में और उसके लड़ाई के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। केवल ज्योतिराव फुले ही सो कॉल्ड तथाकथित गांधी जी के नेतृत्व में चलने वाले आजादी के आंदोलन में अकेले ज्योतिराव फुले शामिल नहीं हुए, छत्रपति शाहू महाराज भी शामिल नहीं हुए। बाल गंगाधर तिलक शाहू महाराज के पास गए और शाहू महाराज को कहा, महाराज आप बहुत लोकप्रिय राजा हैं, आपके जैसा पहला राजा हमने देखा जो इतना लोकप्रिय है, जनप्रिय है। अगर आपके जैसे राजा आजादी के आंदोलन में शामिल हो जाए तो आजादी का आंदोलन बहुत ज्यादा तेजी से फैल जाएगा। तो शाहू महाराज ने बाल गंगाधर तिलक को कहा कि तिलक जी, आप ब्राह्मण लोग मेरे जैसे राजा के साथ तुम जो व्यवहार करते हो, कल अगर तुम्हारा राज आ गया, ब्राह्मणों का राज आ गया, तो तुम लोग हमारे लोगों के साथ क्या व्यवहार करोगे? ये सोचकर ही मेरे शरीर पर रोए खड़े हो जाते हैं। अभी तो आप लोगों का राज आया नहीं है, मगर जब मैं ऐसे सोचता हूं तो सोचने से ही मेरे शरीर पर रोए खड़े हो जाते हैं। नहीं, मैं आपके आजादी के आंदोलन में शामिल होने वाला नहीं हूं। शाहू महाराज भी शामिल नहीं,
बाबा साहब अम्बेडकर अमेरिका में पढ़ रहे थे, लाला लाजपत राय अमेरिका में गए और कहा कि जैसे ऊंचे दर्जे के पढ़े लिखे लोग आज़ादी के आंदोलन में शामिल होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको कहा कि राजा सयाजीराव गायकवाड़ जो कुर्मी जाति के हैं, उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दी, उन्होंने बंधन डाला हुआ है कि स्कॉलरशिप की शर्त है केवल पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना होगा, बाकी किसी बात पर ध्यान नहीं देना होगा। तो मैं इस शर्त से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं आपकी बात स्वीकार नहीं कर सकता, बाद में विचार करूँ। सारी डिग्रियां लेने के बाद जब बाबा साहब अम्बेडकर भारत आए तो पंजाब से लाला लाजपत राय बॉम्बे में दोबारा आकर मिले कि अब तो आपका बंधन मुक्त हो गया है। कहा कि हाँ, अब मैं बंधन मुक्त हो गया हूं, मगर कांग्रेस का सिद्धांत मुझे मंजूर नहीं। ज्योतिराव फुले का जो सिद्धांत है वो मुझे मंजूर है, इसलिए मैं आपके साथ आंदोलन में शामिल नहीं हो सकता, हम अपना आंदोलन चलाएं। तो ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे विद्वान लोग तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए, क्योंकि इस आंदोलन को वो आजादी का आंदोलन नहीं मानते थे, ये ब्राह्मणों के आजादी का आंदोलन है ऐसा मानते थे। तो इस तरह से साथियों, इस वजह से वो इस आजादी के आंदोलन में, तथाकथित आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं हुए। ये बात जानना और समझना बहुत जरूरी है कि हम कब से इस देश में गुलाम। तो उत्तर प्रदेश के लोगों को थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि आपको ये जल्दी रियलाइज होना चाहिए कि सम्राट गुरुदत्त मौर्य, मौर्य खानदान का आखिरी सम्राट, सम्राट गुरुदत्त मौर्य, इसकी पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने पाटलिपुत्र में हत्या की और हत्या करके ब्राह्मणों ने ब्राह्मण राज स्थापन किया। आप सुनकर और हैरान हो जाओगे कि पुष्यमित्र शुंग की जो राजधानी है वो कोई और नहीं, अयोध्या उसकी राजधानी थी। रामायण में राम की राजधानी अयोध्या है और इतिहास में पुष्यमित्र शुंग की राजधानी अयोध्या है। ध्यान रखो, बहुत खास बात। अभी हम जब आ रहे थे तो किसी ने कहा ये, अरे मैं कहा ये नदी कौन सी? कहा घाघरा नदी। तो अयोध्या में भी घाघरा ही नदी बहती है, मगर रामायण में उसका नाम शरयू लिखा हुआ है। तो ब्राह्मणों ने सोचा कि हमारे जो शूद्र अतिशूद्र भक्त है वो पूछेंगे कि रामायण में तो शरयू लिखा हुआ है और जमीन पर तो घाघरा बहती है, ये तुम्हारे रामायण में कुछ गड़बड़ है भाई। जमीन पर घाघरा बहती है, रामायण में शरयू लिखा हुआ है, तुम्हारा रामायण कुछ गड़बड़ लग रहा है भाई, हिस्टोरिकली कुछ गड़बड़ लग रहा है, ऐसा भक्त लोग पूछ सकते हैं। और इसलिए ब्राह्मणों ने, जो अयोध्या के पास भी घाघरा ही बहती है, इधर 1 किलोमीटर पहले और 1 किलोमीटर बाद तक ब्राह्मणों ने प्रचार किया, नहीं नहीं ये शरयू ही है। अभी भी वो घाघरा ही है, पहले भी है और बाद में भी है। जब मैंने ये सारे देश के लोगों को पहली बार बताया तो योगी आदित्यनाथ के पास ब्राह्मण लोगों का डेलीगेशन लेकर गए और योगी को कहा, क्योंकि योगी पढ़े लिखे तो है नहीं, योगी कोई पढ़े लिखे तो है, कोई डिग्री होगी तो किसी स्कूल में तो गए नहीं है। हाँ, तो
योगी जो है उनके पास ब्राह्मण डेलीगेशन लेकर गए और कहने लगे कि वो वामन मेश्राम ऐसे कह रहा है, इसका कोई उपाय करो। कहा करते हैं, और मंत्रिमंडल में रेजोल्यूशन पास कर दिया कि आज से घाघरा का नाम शरयू होगा। ऐसे कैसे हो सकता भाई, मंत्रिमंडल में नाम रखने से? हाँ, इलाहाबाद का नाम तो प्रयाग हो सकता है, मगर घाघरा जहां से निकली वहां से घाघरा है, और जहां तक रहेगी वहां तक घाघरा रहेगी। कैसे बदलोगे? क्योंकि एक राज्य में थोड़ी बहती है, तो कहां से कहां बहती है। तो इसको एक ही राज्य जो है, गांव-गांव के लोग जो घाघरा ही जानते हैं, जब तो जानते ही नहीं है। जिस किसी गांव के पास से नदी बही तो लोग जानते घाघरा ही है। तो मैं जो आप लोगों को उदाहरण के लिए कह रहा हूं, तो सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, और उस तारीख से हम लोगों का राज्य इस देश में समाप्त किया गया, और तब से हम लोगों को इस देश में ब्राह्मणों ने गुलाम बनाकर रखा। तो 2,500-3 हजार साल हो गए, आज की बात नहीं है। इस 2,500-3 हजार साल में ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को विभाजित करने के लिए, क्योंकि आजादी के, तथाकथित आजादी के आंदोलन में ब्राह्मण ये प्रचार करते थे कि अंग्रेजों का नियम है बांटो और राज करो, नीति है, कुटिल नीति है, बांटो और राज करो। तो अंग्रेजों ने 2 हिस्सों में बांटा था, हिंदू और मुसलमान, 2 टुकड़ों में बांटा था लोगों को। बात सही है, ब्राह्मण कह रहे थे, गलत नहीं थे। अंग्रेजों ने बांटा, मगर अंग्रेजों ने 2 टुकड़े किए, मगर ब्राह्मणों ने 6,247 टुकड़े की। 1703 जाति के टुकड़े शेड्यूल कास्ट के, 801 टुकड़े आदिवासियों के हैं, 3,743 टुकड़े ओबीसी के हैं। ये तीनों का मेल कर लो तो आंकड़ा बनता है 6,247। अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान 2 टुकड़े किए, ब्राह्मणों ने हमारे मूल निवासियों के 6,247 टुकड़े किए। तो ये कहा जा सकता है कि ब्राह्मण अंग्रेजों के बाप ही नहीं थे, दादा ही नहीं थे, बल्कि पड़दादा, लकड़दादा भी थे। इतने ज़्यादा खतरनाक लोग थे, और इतने बड़े पैमाने पर हमारे लोगों को टुकड़े टुकड़ों में बांटा। बांटो और राज करो का सिद्धांत अगर सही मान लिया जाए, जैसा ब्राह्मण कहते हैं, तो आज हम लोग शासित लोग हैं। हम लोग ब्राह्मणों के द्वारा शासित लोग हैं। चाहे दिखने के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री दिख रहा हो, एक पिछड़े वर्ग का आदमी नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री दिख रहा हो, मगर ये प्रधानमंत्री ब्राह्मणों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर जो है अंग्रेजी का शब्द है, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने यूज किया है। हमारे लोगों को अंग्रेजी कम समझ में आती है, इसका आपको अर्थ समझाता हूँ। आप देहात के रहने वाले लोग हैं, मैं भी देहात का रहने वाला हूँ। देहात में आदमी अपने बीवी का परिचय कराता है, ये मेरी शादीशुदा बीवी है। दूसरा आदमी पूछता, ये कौन है? ऐसे ही रखी हुई है, ये शादीशुदा है, ये ऐसे ही रखी हुई। तो नरेंद्र मोदी भी ऐसे ही रखा हुआ प्रधानमंत्री है। नहीं समझ में आया? देहात के नहीं लगते हो आप लोग, समझ में आ गया? अच्छा ठीक ठीक, आपको लगा कि देहात का ही उदाहरण दे दिया जाए तो आप लोगों के समझ में आ जाए। तो हमारे कहने का मतलब ये है, अभी इस बात को साबित करने वाला एक उदाहरण देता हूं। नरेंद्र मोदी ने एक ओबीसी को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया, ओडिशा के प्रधान हैं, उसको देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया। उसके पास अधिकार था नीट का, जिसमें
ओबीसी के बच्चों को मेडिकल साइंस में एडमिशन होना था, मगर निर्णय जो है वो ओबीसी के विरोध में लिया गया है। मंत्री ओबीसी का बनाया कैबिनेट, निर्णय उसके विरोध में किया। तो हम लोगों ने सारे देश भर में वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा सारे देश भर में ज्ञापन दिया, फिर धरना प्रदर्शन किया। तो नरेंद्र मोदी के पास मैसेज गया, अरे तो बहुत बड़ा असंतोष फैलता है भाई इसकी वजह से। तो यदि हम लोग अमल करते हैं तो श्रेय चला जाएगा वाम सेब को, भारत मुक्ति मोर्चा को, बहुजन क्रांति मोर्चा को, कि हमारे आंदोलन की वजह से नरेंद्र मोदी को ऐसा करना पड़ा। इसलिए नरेंद्र मोदी ने अपने ही मंत्रियों को कहा तुम ऐसा करो, 8-10 मिनिस्टर इकट्ठा हो जाओ और हमें ज्ञापन दे दो, एक फोटो निकालो। 8-10 मिनिस्टर इकट्ठा हो जाओ, ओबीसी, और हमें ज्ञापन दे दो, हम आप दे रहे हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं, और उसके बाद हम बयान देंगे कि हमने इनकी बात को मान लिया है। ऐसा करके नरेंद्र मोदी ने एक फोटो सेशन चलाया, और फोटो सेशन चला करके अखबार में सारे देश भर में खबरें छपवा दी। हम कहते हैं हम सड़क पर है, वाम सेब के लोग सड़क पर है, सड़क पर कार्यक्रम कर रहे, मंत्री है नहीं। वाम सेब, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा के जो लोग हैं, ये लोग सड़कों पर है, हमारे पास पावर नहीं है, हमने ज्ञापन दिया। अरे मगर मंत्रियों के पास तो अधिकार है, मंत्रियों के पास तो पावर है, जो सड़कों पर है वो भी ज्ञापन दे रहे, जो मंत्री है वो भी ज्ञापन दे रहे। साले बड़ी अजीब किस्म की बात है। अगर मंत्री भी ज्ञापन ही दे रहे हैं तो बनाया काय के लिए? अगर मंत्रियों को आप अधिकार नहीं दे रहे हैं, वो भी ज्ञापन ही देने का काम कर रहे हैं, साला मंत्री बनाया काय के लिए? उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जैसे नरेंद्र मोदी को आरएसएस के ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया, यानी नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। ही इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज ए नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। उसी तरह से अभी ये प्रचार सारे देश भर में किया जा रहा है नरेंद्र मोदी के द्वारा कि ओबीसी के 28 मिनिस्टर बनाए गए। संख्या तो सही है भाई, संख्या गलत नहीं है। 28 मिनिस्टर बनाए गए, संख्या बात सही है, क्यों गिनती करके, पक्की गिनती करके नरेंद्र मोदी ने बनाया, आंकड़ा गलत नहीं है। 12 शेड्यूल कास्ट के बनाए, 8 शेड्यूल ट्राइब के बनाए, और एक महिला जो है निषाद की भी है। निषाद जी रामजादे, हरामजादे है ना, आपको मालूम है? तो हम आपको डाटा के साथ बात कर रहे हैं, सबूतों के साथ बात कर रहे हैं, काल्पनिक बातें नहीं बता रहे हैं। 28 मिनिस्टर जो है ओबीसी को बनाए, उसमें 1-2 कैबिनेट मिनिस्टर होगा जिसको कोई पावर नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर कहा करते थे कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, हमारे लोगों को एक तो मिनिस्टर बनाते नहीं हैं, बनाते हैं तो पोजीशन देते हैं, पावर नहीं देते। अब हमारे लोगों को पोजीशन और पावर का अर्थ समझ में आता नहीं है कि पोजीशन क्या होती है, पावर क्या होता है। देखो पोजीशन क्या होती है आपको समझाता हूँ। एक आदमी को हमारे मिनिस्टर बना दिया, रहने के लिए बड़ी कोठी दे दिया, एयर कंडीशन लगा दिया। हमने जैसे गाड़ी लाए इनोवा वाली बड़ी गाड़ी दे दिया, स्कॉर्पियो या इनोवा वाली गाड़ी दे दिया, ड्राइवर दे दिया, ड्राइवर दरवाजा खोलने वाला दे दिया, दरवाजा खोलने के बाद ही मिनिस्टर उतरेगा, फिर नमस्कार करने वाला स्टाफ दे दिया, कैबिन दे दिया बैठने के लिए, बड़ा टेबल दे दिया, सफाई करने के लिए सफाई कर्मी भी दे दिया, ये सब कुछ दे दिया। इसको बोलते हैं पोजीशन देना, ताकि लोग कहते मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी, हाँ हो गया मंत्री जी हो गया, क्यों दिख रहा है मंत्री जी है।
मगर जब उस समाज का, जिस ओबीसी समाज के मंत्री बनाए गए, 28 बनाए, उसमें संभवतः 26 लोग जो है वो राज्य मंत्री है, और जो 26 राज्य मंत्री है उनके सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर या तो ब्राह्मण है, या तो क्षत्रिय है, या तो वैश्य है। सारे कैबिनेट मिनिस्टर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है। उसके नीचे राज्य मंत्री बनाया। अब राज्य मंत्री को कैबिनेट मिनिस्टर कार्यभार करने के लिए देगा तो राज्य मंत्री काम करेगा। वो मैडम का नाम क्या है? अपर्णा पटेल क्या है? अनुप्रिया पटेल। पिछली बार उसको मिनिस्टर बनाया था, पिछली बार मिनिस्टर बनाया था। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया दिल्ली में, कहा कि अधिकारी हमारी सुनते ही नहीं। अधिकारी का जो विभाग है वो नरेंद्र मोदी के पास था। नरेंद्र मोदी ने मंत्री बनाया अनुप्रिया को, अधिकारी को बुलवा दिया, सुनना नहीं है, सुनना नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, हमारे पास कंप्लेंट आएंगे ना, तो हम ही ना बोल रहे आपको सुनना नहीं है। अगले बार दूसरे टर्म में मंत्री ही नहीं बनाया। उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो अभी दोबारा मिनिस्टर बनने का कोई चांस नहीं होता। आप लोगों को खास बात पूछ रहा हूं, यहां कोई पत्रकार हो सकता है, नहीं हो सकता, खास बात पूछ रहा हूं। वो क्या बात है? अभी तक जितने लोगों को राज्य मंत्री बनाया गया, अभी तक कोई खबर नहीं आई कि कैबिनेट मिनिस्टर ने उनको कार्य करने के लिए कोई कार्यभार दिया। ऐसी कोई खबर आई, पड़ी? अभी मैंने तो नहीं पड़ी, मैं तो डेली ध्यान रख रहा हूं। ऐसी कोई अभी तक खबर नहीं आई है कि उन्होंने राज्य मंत्री को काम करने के लिए कोई कार्यभार दिया। और अगर नहीं दिया तो उन लोगों में ये औकात होनी चाहिए कि वो प्रधानमंत्री को कंप्लेन करे। प्रधानमंत्री को मालूम है कि ये कंप्लेन करने वाले लोग नहीं हैं, और हमको भी इनको नामधारी ही मिनिस्टर रखना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इनके चेहरों का प्रचार करने के लिए उपयोग करना है, ताकि लोगों के वोट जो है वो लिए जा सके। अन्यथा इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। अभी करंट डेवलपमेंट की बात आपको बता रहा हूं, पुरानी कहानी नहीं बता रहा हूं, करंट डेवलपमेंट की बात बता रहा हूं। इसका मतलब ये है कि ये जो आजादी है, जिस आजादी में मिनिस्टरों को कोई अधिकार नहीं डाली। हमारी कोई औकात है क्या? मिनिस्टरों की कोई औकात नहीं। पहले मैं कहता था एमएलए की कोई औकात नहीं, पहले मैं कहता था एमपी की कोई औकात नहीं, अभी मैं आपको सबूतों के साथ कह रहा हूं, मिनिस्टरों की कोई औकात नहीं। हमारे जितने भी एससी एसटी ओबीसी के मिनिस्टर हैं, ये सारे के सारे रखे हुए मिनिस्टर हैं, और इस वजह से इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई काम समाज का होता नहीं। दूसरी एक बात और आपको अनुभव हो जाएगा किसी लोगों को, ये जितने मिनिस्टर हैं, हर एक का जो पीए है वो आरएसएस का ट्रेंड कार्यकर्ता है। अपने से कोई मिनिस्टर अपना पीए नियुक्त नहीं कर सकता। आरएसएस का जो प्रशिक्षित कार्यकर्ता है वो मिनिस्टर का पीए होगा। अब मिनिस्टर को मिलना है, एससी का मिनिस्टर है तो एससी को मिलना है, तो पूछना पड़ेगा पंडित जी मंत्री जी को मिलना है। अब पंडित जी निर्धारित करेंगे साले मिनिस्टर एससी का है, मिलने देवे या ना देवे। और आदिवासी के, ओबीसी के मिनिस्टर को मिलना है तो पंडित जी को, कार्यकर्ता को पूछना होगा कि पंडित जी मंत्री जी से मिलना है। तो पूछेगा क्या काम है? नहीं ऐसे मिला, नहीं ऐसे समय नहीं मिले। अब उसको कोई काम करना है, वो सीक्रेट है, वो सीक्रेट बोल नहीं सकता। दूसरी बात, उनका सिस्टम आपको बता रहा हूं अंदरूनी, किसी को अगर समय दिया ही तो मंत्री के पास पीए बैठे रहेगा, और उसके सामने जिस किसी को कुछ बोलना है तो वो पीए के सामने ही बोलना होगा।
और अगर उन्होंने कोई ऐसा आड़ा टेढ़ा काम करने की कोशिश की तो नरेंद्र मोदी के पास कंप्लेंट नहीं होगी, कंप्लेंट आरएसएस के पास होगी और फिर उधर से घुमाकर कंप्लेंट जो है उसके पास आएगी, कार्रवाई होगी। तो इसका मतलब है कि ये जो मिनिस्टर बनाए गए उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए और चेहरे दिखाने के लिए, ये केवल दिखाने के लिए, इनके पास कोई पावर है नहीं। मैं जब नीट का फैसला हुआ तो मैंने चुनौती देकर अब वीडियो बनाया, चुनौती देकर एक वीडियो बनाया और कहा चलो ठीक है, ये मिनिस्टरों के ज्ञापन देने से नरेंद्र मोदी ने नीट पर फैसला किया, चलो जनगणना का एक ज्ञापन दे दो। मिनिस्टरों को हमने कहा कि ये जो ओबीसी की जाति आधारित गिनती का भी ज्ञापन दे दो, तो देखते हैं कि नरेंद्र मोदी फैसला करता कि नहीं करता। पहले तो ज्ञापन ही नहीं देंगे, क्यों? अपने से तो दिए ही नहीं। ये जो अभी ज्ञापन दिया गया है वो अपने से नहीं दिया गया है, वो ज्ञापन प्रधानमंत्री के या पीएमओ के द्वारा कहा गया और उसके आधार पर दिलवाया गया है। ये सारे परिस्थिति का विश्लेषण करने के बाद एक बात सिद्ध होती है कि जिस देश में एमएलए अपने आज़ाद नहीं है, एमपी आज़ाद नहीं है, मिनिस्टर्स आज़ाद नहीं है, उस देश में उस समाज के लोग आज़ाद कहाँ से होंगे? आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का अर्थ क्या है? हम अपने भविष्य का फैसला लेने लायक हो जाए, अपने भविष्य का, हमारे भविष्य का फैसला। अब ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, निर्णय कौन करता है? ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, कौन फैसला करता है? पहला फैसला 1951 में जवाहरलाल नेहरू ने किया, ब्राह्मण। 61 में दोबारा फैसला लेने का समय आया, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, फिर ब्राह्मण ने फैसला किया। 71 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो जवाहरलाल नेहरू की जायज संतान थी। जायज संतान समझते ना? जायज, इस इलाके में पता नहीं जायज शब्द है। तो ये जो इंदिरा जी थी, ये जवाहरलाल की जायज संतान थी, नाजायज तो थी नहीं। तो जिसके बाप ने ये जनगणना के विरोध में फैसला किया, वो जायज संतान अपने ही बाप के फैसले के विरोध में कैसा फैसला ले? तो 71 में इंदिरा गांधी ने भी जाति आधारित गिनती होने नहीं दी। 81 में नरसिंह राव साउथ इंडिया का काला ब्राह्मण प्रधानमंत्री था। गोरे ब्राह्मण से काला ब्राह्मण ज्यादा खतरनाक होता है, उसने भी इसके विरोध में फैसला किया। 2001 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फिर इसके विरोध में फैसला किया। 2011 में ब्राह्मण प्रधानमंत्री नहीं था, मनमोहन सिंह सरदार प्रधानमंत्री था। सरदार जिस धर्म को मानता है वो सिख धर्म है, और सिख धर्म के जो गुरु है वो गुरुओं ने हमारे तमाम पिछड़े वर्गों के साथ इंसाफ किया। तो हमने सोचा ये गुरु का चेला है, ये भी इंसाफ कर लेगा। मगर जब कैबिनेट में फैसला हुआ तो मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी के नेतृत्व में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की कमेटी बनाई, उसका चेयरमैन प्रणब मुखर्जी को बनाया, बंगाली ब्राह्मण को। ये ब्राह्मण फैसला करेगा, ओबीसी के भविष्य का फैसला ब्राह्मण करेगा। अभी 2021 में जनगणना होनी थी, कोविड की वजह से नहीं हुई, 22 में होने वाली है। अब इसके फैसले पर आरएसएस के ब्राह्मणों ने पाबंदी लगाया कि नहीं कर सकते। तो आज तक डाटा के साथ, नाम के साथ, फैक्ट के साथ, तारीख के साथ आपको बताया कि अभी तक ओबीसी की जाति आधारित गिनती ब्राह्मणों ने रोका है, और पिछड़े वर्ग के लोगों का ब्राह्मणों के बगैर काम चलता है नहीं। उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा जानकारी हो जाए कि ब्राह्मण के शरीर पर जो थोड़ी बहुत चर्बी है वो आप ही न लोगों की वजह से है। अगर आप दक्षिणा देना बंद कर दे तो भूखमरी
ब्राह्मणों के घरों में भूखमरी फैल जाएगी। 3000 साल से हमको गुलाम बना कर रखा, उसको पालन पोषण करने का काम हम लोग ही कर रहे हैं और उसका दक्षिणा देकर हम ही लोग कर रहे हैं। और हमारे ही दक्षिणे पर पलने वाले जो लोग हैं हमारे ही विरोध में फैसला कर रहे हैं। तो हमें निश्चित रूप से इस पर फैसला तो करना पड़ेगा। दो में से एक फैसला करना पड़ेगा, या तो दक्षिणा देना पड़ेगा या तो नहीं देना पड़ेगा, दो में से एक। हाँ, तो इसलिए क्योंकि आपको अपने भविष्य के बारे में तो सोचना ही होगा, अपने आज़ादी के बारे में तो सोचना ही होगा, क्योंकि हम लोगों का समर्थन लिया, हमें आज़ादी देने का वादा किया, गांधी जी के द्वारा हमारे लोगों को वादा किया गया, आज़ादी का वादा किया गया, और 100 में से 99% लोग आज़ादी के लिए जो शहीद हुए वो हमारे लोग हैं। आज़ादी के लिए जो शहीद होने वाले लोग हैं उसमें 100 में से 99% लोग हमारे हैं, आज़ादी के लिए शहीद हुए। मगर 15 अगस्त 47 को जब आज़ादी मिली, उसके पहले ही 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर दिया गया। नॉमिनेट करने के दौरान फिर षड्यंत्र हुआ। कांग्रेस की 14 स्टेट में कमेटियां थी, 14 स्टेट के कमेटियों ने निर्णय किया अनअपोज सरदार पटेल कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट होंगे, और जो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट होंगे वही देश के प्रधानमंत्री होंगे। निर्धारित हो गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग शुरू हुई। ये कांग्रेस पार्टी के लिए 14 स्टेट के लोगों ने सरदार पटेल का नाम मंजूर किया, और जेबी कृपलानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने एक आदमी ने जवाहरलाल का नाम प्रस्तुत किया, एक आदमी ने, केवल एक आदमी ने। तो गांधी जी के पास दोनों चिट्ठियां गई कि सरदार को 14 स्टेट के लोगों का समर्थन है, यानी 100%, और जवाहरलाल को केवल एक आदमी का, वर्किंग कमेटी के मेंबर का समर्थन है। तो गांधी जी ने जवाहरलाल को पूछा, ऐसा है, तुम्हारा क्या कहना है जवाहरलाल? जवाहरलाल ने मौन धारण कर लिया। अब ये जो मौन का हथियार था ये गांधी जी का ही था, क्योंकि गांधी जी को जब बोलना दुश्वार होता था कि बोलने से संकट पैदा हो सकता है, तब पत्रकारों को गांधी जी स्लेट पर लिख कर देते थे, मेरा मौन चल रहा है, बोलते नहीं थे। तो जवाहरलाल को मालूम था कि ये गांधी जी का ही हथियार है, अगर मैं मौन धारण कर लेता हूं तो गांधी जी को मालूम हो जाएगा कि मेरा विरोध है। गांधी जी को मालूम हो गया जवाहरलाल जी का विरोध है, तो उन्होंने कागज का चिट्ठी निकाला और चिट पर लिखा, सरदार तुम अपना नाम पीछे ले। सरदार पटेल बैरिस्टर थे, बहुत बड़े वकील थे, क्रिमिनल लॉयर थे, और सबूत का क्या महत्व होता है जानते थे। कागज का उतना सा चिट जेब में रखा, बैरिस्टर थे, वकील थे, सबूतों का महत्व जानते थे। वो सबूत अभी भी अवेलेबल है। वो चिट पर गांधी जी ने लिखा कि तुम अपना नाम पीछे ले लो। पीछे ले लिया, सरदार पटेल ने अपना नाम पीछे ले लिया। अब अकेले जवाहरलाल ही रह गए, एक आदमी के समर्थन वाले। तो सरदार पटेल को गांधी जी ने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। हिस्टोरिकल बात बता रहा हूं। फिर कुछ समय के बाद गांधी जी को पूछा गया कि गांधी जी, आप कई बार कह चुके हैं कि यदि सरदार पटेल मुझे नहीं मिले होते तो शायद मैं आज़ादी के आंदोलन में सफल नहीं होता। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति को आपने प्रधानमंत्री बनने से रोका, क्या बात है, क्या कारण है?
तो गांधी जी ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया? कि यदि मैं सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बना देता तो जवाहरलाल नेहरू डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए राजी नहीं होते। जवाहरलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए सरदार पटेल के नेतृत्व में, जबकि वो उम्र में भी बड़े थे और सरदार पटेल त्याग और बलिदान में भी सब जवाहरलाल से कम नहीं थे। सरदार पटेल की पत्नी का देहांत हुआ, दूसरी शादी नहीं, उसकी अकेली लड़की थी, उस लड़की ने भी शादी नहीं की, अपने बाप की जिंदगी भर सेवा करती रही, उसने भी अपना जीवन होम कर दिया देश के लिए। तो सरदार पटेल का त्याग बलिदान कम नहीं था। और जहां तक योग्यता का सवाल है, जवाहरलाल जी भी बैरिस्टर थे और सरदार पटेल भी बैरिस्टर थे, कोई अनपढ़ नहीं थे और ज्यादा तजुर्बेकार बैरिस्टर थे और संगठन के माहिर पंडित थे। 14 स्टेट के लोगों ने ऐसे ही समर्थन नहीं दे दिया, संगठन के माहिर थे जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा संगठन बना और बहुजन समाज के लोगों को कांग्रेस से जोड़ा सरदार पटेल ने। और इस वजह से गांधी जी कहते थे, इस वजह से मैं आज़ादी हासिल करने में कामयाब रहा। ब्राह्मण तो गांधी जी को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, कि जवाहरलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये मैं जानता था। और अगर जवाहरलाल प्रधानमंत्री बन जाते तो सरदार पटेल को मैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मना गए। ये मेरा विश्वास था, यकीन था, ऐसा हुआ। तो ये जो साधारण व्यक्ति के साथ धोखा नहीं हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल साधारण व्यक्ति नहीं थे, बैरिस्टर थे, गवार नहीं थे, उनके साथ धोखा हुआ। उनके साथ धोखा हुआ, इसका मतलब है सरदार पटेल ने जिन लोगों को आजादी के आंदोलन में जोड़ा, उन तमाम लोगों के साथ धोखा हुआ, करोड़ों लोगों के साथ धोखा हुआ। तो ये आजादी का आंदोलन नहीं था, ये धोखा देने वाले लोगों का आंदोलन था, धोखाधड़ी का आंदोलन था। ये धोखा हमारे आजादी में हुआ। और आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ और पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ 1952 को, सरदार पटेल तो जीवित नहीं थे, नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर भी थे और प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए और आजाद भारत के प्रथम संसद पर ब्राह्मणों का कब्जा करवाया, जो कब्जा आज भी बन रहा है। अब तो कब्जा ज्यादा खतरनाक हो गया है। कांग्रेस जाती तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती तो कांग्रेस आती है। हमारे सामने कांग्रेस का या बीजेपी का भजन गाने के अलावा कोई विकल्प इन लोगों ने नहीं रखा और इस तरह से हमारी गुलामी को और भी दृढ़ करने का काम किया। सारी बातें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं। किसी भी ब्राह्मण को चुनौती देकर सारे देश भर में बोलता हूं कि जो कह रहा हूं उसे गलत साबित कर दो। आज तक एक भी ब्राह्मण, हमने कोई गलत बात कही, आज तक गलत कही होती तो साले कोर्ट में गए होते और अब तक तो हम जेल में हो गए होते। हम कोई भी बात गलत नहीं कहते, पहले जानकारी लेते, सबूत इकट्ठा करते, नहीं मिले तो साले लंदन में जाके सबूत लाते। सारे सबूत अंग्रेज लेके गए। ये लोग यहां सबूत गायब करते हैं तो अंग्रेज बहुत सारे सबूत लेकर गए, यहां जो सबूत नहीं मिले तो वहां है। इसलिए जानना होगा कि एक हमारा इतिहास है, एक उनका इतिहास है। उनका इतिहास देश भर में पढ़ाया जा रहा है। तुम विदेशी, हम विदेशी, नहीं भाई, तुम इस देश में शासक रहो,
ब्राह्मण अंग्रेजों के, तुम राजा रहो, तुम शासक रहो, हमें प्रशासन में IAS अधिकारी बनाओ। परीक्षा लो, परीक्षा लेकर बनाओ, मगर हमें बनाओ। जब आप ऐसा करोगे तो ये जो शूद्र अतिशूद्र लोग हैं, इनको गुलाम बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। ब्राह्मण लोग अंग्रेजों से प्राइवेट में ये बात करते थे और इसीलिए 29 तक उन्होंने कोई रिजोल्यूशन आजादी का पारित नहीं किया, क्योंकि आजादी का पारित करते तो कहना पड़ता भारत छोड़ो। इसलिए उनके साथ सौदेबाजी कर रहे थे। अंग्रेजों ने विश्वास नहीं किया ब्राह्मणों पर। मैं एक बार, हमारा अधिवेशन था पटना में, पांडे नाम के ब्राह्मण को खाना पकाने का ठेका दिया। नहीं देना चाहिए मगर दिया था। पांडे जी मेरे पास आए और कहने लगे, मेश्राम जी आप बिहार के बारे में कुछ जानते हैं? हमने कहा हम तो महाराष्ट्र के, हम तो ज्यादा नहीं जानते। कहा कि थोड़ा सा जानकारी देता हूं। कह दीजिए। कि हमारे बिहार में झा नाम का ब्राह्मण होते हैं, वो बहुत खतरनाक होते हैं। कैसे? अंग्रेज ने लिख के रखा, एक साथ झा ब्राह्मण और सांप दिखाई दे तो पहले ब्राह्मण को मारना चाहिए और बाद में सांप को मारना चाहिए। पांडे नाम के ब्राह्मण ने हमको ऐसा कहा। तो हमने पांडे नाम के ब्राह्मण को कहा, पांडे जी आप भी ब्राह्मण है और आप झा ब्राह्मण के बारे में ऐसा कह रहे, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। कहा कि आपको नहीं लग रहा होगा अच्छा, मगर आप जानते नहीं है, हमें झा ब्राह्मण का बहुत डर लगता है, वो इतना खतरनाक होते। तो अंग्रेज लोग ब्राह्मणों के बारे में जानते थे ये कितने खतरनाक है, इसलिए ब्राह्मणों ने, अंग्रेजों ने ब्राह्मणों पर यकीन नहीं किया। तो ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को कहा, अरे 350 साल तक मुगलों का राज भारत में स्थापित करने में हम लोगों ने मदद की। मुगलों का राज भारत में 350 साल तक मुगल आक्रमणकारी थे, मुगल मुसलमान थे बाय रिलीजन, और वो आक्रमणकारी थे, यहाँ के लोगों को पराजित किया, गुलाम बनाया। एक गुलाम बनाने वाले लोगों को हम ब्राह्मणों ने भारत में 350 साल तक साथ दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाप्रतापी पुत्र संभाजी को औरंगजेब के हाथों पकड़वा दिया, उसको मरवा दिया, और इसके बदले में औरंगजेब ने फिर पूना का राज हमें दिया। विजयी औरंगजेब हो गया था तो पूना पर औरंगजेब का राज आना चाहिए था, मगर पूना पर औरंगजेब का राज नहीं आया, पूना पर पेशवाओं का राज आया, क्योंकि औरंगजेब ने पूना के ब्राह्मणों को राज दिया, क्योंकि पूना के ब्राह्मणों ने संभाजी महाराज को पकड़वाने में मदद की। अंग्रेजों को उन्होंने कहा 350 साल तक मुगलों का राज प्रस्थापित करने में हमने मदद की, आपकी भी करेंगे। अंग्रेजों ने विश्वास नहीं किया। साथियों, जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, मुझे नहीं लगता आपको इसके पहले किसी ने ये बातें बताई हो। भाई सारा हिस्टोरिकल बातें, सारी डॉक्यूमेंट्री बातें, दस्तावेजी, और इसलिए इन लोगों ने हमें गुलाम बनाए रखने के लिए जो जो करना जरूरी था वो किया। आज कोई विदेशी नहीं है, उनकी मदद करके हमको गुलाम होते, मगर उन्होंने क्या किया, विदेशी टेक्नोलॉजी को ईवीएम लाए, और ईवीएम को लाकर अभी ईवीएम के अंदर पड़ने वाले वोटों की चोरी करवा के अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का बहुसंख्यक लोगों पर राज स्थापित कर रहे हैं।
क्योंकि ईवीएम की लड़ाई तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट में जीत चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मेरी बात को स्वीकार किया। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि मेरे पास ईवीएम के विरोध में इतने सबूत है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी मेरे फेवर में 24 अप्रैल 2017 को निर्णय दिया। और हर ईवीएम मशीन को आज आप लोग देखते हैं पेपर ट्रेल मशीन लगा, वो मैंने लगाया। 24 अप्रैल 2017 देख लेना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आपको कॉपी ना मिले मेरे से ले लेना। तो ये तो ईवीएम आज के तारीख में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, 2004-2009 को कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता और इसका डाटा आरएसएस बीजेपी के लोगों ने इकट्ठा करके कांग्रेस को जब ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया तो कांग्रेस ने कहा कि ठीक है चुप रहो, हमने 2 बार घोटाला किया, चुप रहो, इसके बदले में तुम 2 बार घोटाला कर लेना, 14 को तुम कर लेना, 19 को तुम कर लेना। ये गुप्त समझौता है और ये गुप्त समझौते के भी मेरे पास सबूत है। आप लोग बोलेंगे गुप्त समझौते के साले सबूत आपके पास कैसे है? तो मैं तो जिंदगी में बदमाशों के ही पीछे लगा हुआ हूं, तो कुछ ना कुछ सुराग मिल ही जाता है। एक सुराग मिलने से फिर बहुत सारे सुराग हासिल किए जा सकते हैं। मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अभी है गुप्त समझौते, इसलिए हम बहुत बड़े संकट में फंसे हुए हैं। मगर पेपर ट्रेल मशीन रखने की वजह से, लगने की वजह से अब ईवीएम में घोटाला करना ज्यादा मुश्किल हो गया है और इस वजह से बंगाल में ममता बनर्जी जीत पाई पेपर ट्रेल की वजह से। नहीं तो नरेंद्र मोदी तो सारे मंत्रिमंडल को लेकर गया था बंगाल में। इसलिए साथियों, आने वाले समय में हमें ये लड़ाई केवल लड़नी नहीं है, जीतनी है। मैं 19 साल की उम्र में, आखिरी बात कहता हूं, 19 साल की उम्र से एक सिद्धांत लेकर चल रहा हूं। कौन सा सिद्धांत लेकर चल रहा हूं? अभी मेरी उम्र 64 चल रही है, 19 साल की उम्र से ये लड़ाई लड़ रहा हूं, अभी 64 चल रही है। 44 साल से 60 साल में उत्तर प्रदेश में रिटायर्ड होता है ना आदमी, 60 साल में। मैं अभी रिटायर्ड नहीं हुआ हूं और टायर्ड भी नहीं हुआ। देखो घंटे भर से खड़ा है, वो खड़े होकर ही बोल रहा हूं। और 20 साल तक तो ये मामला अभी 20 साल तक तो इसका नेतृत्व मैं करूंगा और 20 साल में ब्राह्मणवाद का राम नाम सत्य किया जाए। बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को राम नाम सत्य समझ में आया। तो सारे लोगों को बंगाल में जब जाता हूँ वहाँ कहता हूँ राम नाम सत्य, पूछते ये राम नाम सत्य क्या है? तो मैंने कहा मरने के बाद पीछे पीछे चलने वाले जो लोग हैं कहते हैं कि हाँ हमारी याद नहीं कहते, क्या कहते हैं? तो कहते हरि बोल, हरि बोल। मैंने कहा ये चलो हरि बोल। तो वहाँ बंगाल में हरि बोल बोलते हैं। तो मैं आप लोगों को 19 साल की उम्र से 64 साल हो गए हैं। इस साल में हमने 31 राज्यों में 567 जिलों में 400 से 4000 से ज्यादा तहसीलों में 22,000 से ज्यादा ब्लॉक में और 1.5 लाख से ज्यादा गांवों में संगठन फैला है। इतना बड़ा संगठन हो गया है। और कितना बड़ा हो गया है? तो 5 मार्च 2019 को भारत बंद का ऐलान किया। 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद हुआ और नरेंद्र मोदी को 13 पॉइंट रोस्टर खत्म करना पड़ा और 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना पड़ा। काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं, संसद में संविधान संशोधन करके करना पड़ा। संसद के रिकॉर्ड की बात बोल रहा हूं। उसके बाद 29 जनवरी 2020 को सीए के विरोध में भारत बंद किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बीजेपी आरएसएस के लोगों ने प्रचार किया कि ये मुसलमानों के विरोध में कानून है, एससी एसटी ओबीसी के विरोध में नहीं है। आसाम में
19,48,000 लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित किया, उसमें 14,48,000 लोग SC ST OBC हैं, केवल 5 लाख मुस्लिम। इसका मतलब है ये कानून SC ST OBC के विरोध में है। गुमराह किया कि मुस्लिम के विरोध में कहकर हमारे पास डाटा है, मैं डाटा के आधार पर बात करता हूं। और उसको आधार बनाकर 29 जनवरी 1920 को भारत बंद करवाया। भारत बंद के पहले डेली नरेंद्र मोदी अमित शाह सीए। जैसे भारत बंद किया उसके बाद से सीए बंद हो गया, एकदम बंद, चिड़ी चुप हो गया, बोलता ही नहीं है। क्यों नहीं बोलता? उसका रहस्य है। वो रहस्य थोड़ा आपको बताएं। हमारे देश में क्रिकेट का खेल चलता है, कबड्डी का खेल चलता है, हॉकी का खेल चलता है, इसमें कोई भी खेल आरएसएस नहीं खेलता है। आरएसएस का अलग ही खेल है। क्या खेल है? कि SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाना, मुसलमानों से भिड़ाना, ये आरएसएस का नेशनल गेम है, ये राष्ट्रीय खेल है। आरएसएस का ये राष्ट्रीय खेल है। SC ST OBC को मुसलमानों से लड़ाना, मुसलमानों से भिड़ाना। जब उन्होंने देखा कि सीए के मुद्दे पर एक तरफ SC ST OBC, दूसरी तरफ मुसलमान सारे इकट्ठा हो गए। अरे हम तो इनको लड़ाते थे, ये तो सारे के सारे ये मुद्दे पर इकट्ठा हो गए। और ये मुद्दा तो हमने वामन में इस्लाम को धरा बना के दे दिया। हमारी वजह से SC ST OBC और मुसलमान इकट्ठा हो गए। अगर हम इस मुद्दे को लंबा खींचते रहेंगे तो देश में SC ST OBC प्लस मुसलमानों की एकता और इत्तेहाद पैदा होगा। और अगर ऐसा हुआ तो इन लोगों का, पंडित लोगों का तीर तेरा होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए तब से इन लोगों ने CAA कहना बंद कर दिया। कितनी हमारे संगठन की ताकत है, दूसरा आपको सबूत दिया। तीसरा सबूत, अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत ने बयान दिया था कि सारे भारतीय लोगों का DNA एक है। तो हमारे लोगों ने अभियान चलाया ट्विटर पर, नहीं, ब्राह्मण का DNA विदेशी है। हमारे लोगों ने ट्विटर पर अभियान चलाया, 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया। ब्राह्मणों ने अभियान चलाया, ब्राह्मण भारत की शान है, 82,000 ब्राह्मणों ने समर्थन दिया। उसके विरोध में हमारे लोगों ने, हमारा 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया। जब 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया तो इस मुद्दे पर मोहन भागवत को भी हमने पछाड़ा। 3 सबूत आपको दिया। इतना बड़ा संगठन बन गया है, हमारे लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए इतना बड़ा संगठन बन गया है कि हम अपने अधिकार और हक लड़ कर ले सकते हैं। क्योंकि जो हमारे MLA लड़ नहीं रहे, हमारे MP नहीं लड़ रहे, हमारे MLA MP मंत्री, मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री क्या बोल रहे? परशुराम का पुतला खड़ा कर देंगे, विष्णु का मंदिर खड़ा कर। अरे क्या दिमाग खराब हो गया है। यानी 52% लोगों का समर्थन हासिल करने के बजाय 8.5% जो ब्राह्मण यूपी में है, सारे देश भर में 3.5% है, उसके पीछे लोग बने हुए हैं। तो इसलिए साथियों, हमें इस देश में स्वाभिमानी, स्वावलंबी, स्वनिर्भर राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम इस देश में जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वो परिवर्तन लाने में कामयाब हो सकते हैं। इस आंदोलन में आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।